गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट जब इतनी ज़्यादा हो और ऊपर से अगर गलती से गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन हो और हर किसी को गवर्नमेंट जॉब यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले तो ऐसा लगेगा मानो गरीबी में आटा गीला। लोगों के इसी इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आर्टिकल 16 को बनाया। आखिर ऐसा क्या है आर्टिकल 16 में? आज की इस वीडियो में आर्टिकल 16 को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट केस भी देखेंगे। शायद ही फिर ये टॉपिक आपको कहीं और से समझना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 की हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब हर इंडियन सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने में इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी मौका मिलेगा। ध्यान दें, यहाँ कीवर्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब आपको कोई प्राइवेट कंपनी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे या ना दे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रिजर्वेशन होने से तो सबके लिए सीट्स अलग अलग रिजर्व्ड हो जाती हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी किस बात की? देखिए, यदि कोई कम्युनिटी सोसाइटी में हमेशा से अंडर प्रिविलेज्ड रही है तो उसको रिजर्वेशन देना ही तो असली मायने में उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 16 को क्लॉज बाय क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेगी। और शैल भी जो टर्म यूज़ की गई है, इसका मतलब यहाँ है हमेशा ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 पोस्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है और 2 पोस्ट में किसी पॉलिटिशियन के बच्चे को ही सीट मिल पाएगी। तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट पब्लिक होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल on ground only on religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in aspect of any employment or office under the state। यानी इंडियन सिटीजन चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका कोई भी जेंडर हो, वो किसी भी फैमिली से आता हो, वो कहीं भी पैदा हुआ हो, ये सारी चीज़ें उसे रोक नहीं सकेगी और उसे भी स्टेट के ऑफिसेज और डिपार्टमेंट्स में जो जॉब होंगी उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टेट का यहाँ मतलब है गवर्नमेंट। क्लॉज 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। ये क्लॉज कहता है कि इस आर्टिकल की कोई भी चीज़ पार्लियामेंट को नहीं रोक सकती कोई भी ऐसा लॉ बनाने से जिसमें जॉब के लिए कुछ ज़रूरी एलिजिबिलिटी दी हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को इंजीनियर्स चाहिए। उस केस में गवर्नमेंट केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही मौका देगी और ऐसे केसेस से डील करने के लिए पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वो एलिजिबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाए। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास BTech की डिग्री नहीं है तो हम इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते और इस हिसाब से तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। भला कोई भी इन एलिजिबल पर्सन को क्यों हायर करेगा? अगर हम खुद का ही एग्जाम्पल लें, जैसे कि आपको अपने व्हीकल के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, तो क्या आप ऐसे पर्सन को हायर करोगे जिसे ड्राइविंग आती ही ना हो? नहीं ना। तो बस यही चीज़ क्लॉज 3 में लिखी हुई है। अब देखते हैं क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन और द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services। मतलब इस आर्टिकल में दी हुई कोई भी चीज़ गवर्नमेंट को पिछली जातियों या ट्राइब्स के रिजर्वेशन का कानून बनाने के लिए
नहीं रोक सकती। और ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सी जातियाँ पिछड़ी होंगी और कौन सी नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही ओपिनियन मैटर करेगा, लोगों का नहीं। अब देखते हैं क्लॉज 4A। ये क्लॉज 1955 में 77th अमेंडमेंट से डाला गया था। इसमें लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making provisions for reservation or classes of posts in the services under the state in favor of scheduled castes and the scheduled tribes, which in the opinion of the state not adequately represented in the service under the state। इसमें भी क्लॉज 4 की तरह ही गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए कोई भी रुकावट ना आ जाए, इसलिए क्लॉज 4A को 1955 में ऐड कर दिया। इसमें भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन SC होगा और कौन ST होगा और कौन नहीं होगा। अब देखते हैं क्लॉज 4B को। ये क्लॉज गवर्नमेंट ने 81st अमेंडमेंट से सन 2000 में ऐड किया था। इसमें लिखा है, Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under Clause 4 or Clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year। इस क्लॉज को सिंपली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2021 में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ और उसमें कुछ परसेंट रिजर्व्ड सीट्स थी। मान लीजिए 40% सीट्स रिजर्व्ड थी। किनके लिए? पिछड़ी जातियों के लिए, जो क्लॉज 4 और क्लॉज 4A में मेंशन्ड है। अब इनमें से 10% सीट्स खाली रह गई। ऐसे केस में गवर्नमेंट अगली साल यानी 2022 में जब दोबारा वैकेंसी निकालेगी, तब इन 10% रिजर्व्ड सीट्स को एक अलग क्लास में डाल देंगी और केवल रिजर्व्ड कैंडिडेट्स ही इन 10% रिजर्व्ड सीट पर अप्लाई कर पाएंगे। और जो नई वैकेंसीज हैं उनमें रिजर्वेशन का परसेंटेज डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट इन 10% सीट्स को कंसिडर नहीं करेगी, यानी ये 10% सीट्स बिल्कुल ही अलग होंगी और ये नई वैकेंसी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। ये 10% सीट्स अलग से निकाली जाएंगी और फिल करी जाएंगी। अब देखते हैं क्लॉज 5। इसमें लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provide that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institutions or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। इस क्लॉज में ये बताया गया है कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि टेम्पल या मॉस्क में जिन लोगों को लिया जाएगा वो उसी रिलीजन के होंगे, और अगर इसके लिए कोई लॉ बना है तो उस लॉ को आर्टिकल 16 से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं क्लॉज 6। हाल ही में 2018 में आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉज 6 को और ऐड किया गया था। ऐसा पार्लियामेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया था। क्लॉज 6 कहता है कि इस आर्टिकल का कोई भी हिस्सा गवर्नमेंट को रोक नहीं सकता कोई भी ऐसा लॉ बनाने से जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS को रिजर्वेशन दिया जा रहा हो, लेकिन ये रिजर्वेशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन लोग आएंगे, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिक को बताती रहेगी। अब देखते हैं दोस्तों रिजर्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस का नाम है इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस में इशू ये था कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और मेनली OBCs के लिए गवर्नमेंट जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाई थी उसकी वैलिडिटी भी इस केस में चेक की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को सही मानते हुए कहा कि क्रीमी लेयर में आने वाले एडवांस्ड सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और उनको OBC की लिस्ट से अलग करना चाहिए और एक क्रीमी लेयर के अंदर डाल देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट
एससीज और एसटीज पर लागू नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट केवल ओबीसीज तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि रिजर्वेशन केवल सिर्फ पहली बार जब अपॉइंटमेंट यानी जब जॉब लगे पहली बार तब मिलना चाहिए और प्रमोशन के केस में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन टोटल सीट्स में से 50% से ज़्यादा सीट्स किसी भी हाल में रिजर्व्ड नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस 50% की लिमिट को कई बार तोड़ा है और 50% से ऊपर सीट्स को भी रिजर्व किया हुआ है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है 2021 में पास हुआ हरियाणा प्राइवेट जॉब 75% रिजर्वेशन बिल। भले ही ये 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स के लिए है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का उल्लंघन करता है। इस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में मैंने बताया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इस 75% रिजर्वेशन बिल को किस तरह स्टेट असेंबली में पास करवाया। तो दोस्तों, आर्टिकल 16 को इतना समझना काफ़ी है। मैंने आर्टिकल 1 से लेकर आगे के सारे आर्टिकल्स को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश की है। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके बाकी आर्टिकल्स को भी इजीली समझ सकते हैं और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हम और भी लाते रहे। मैं मिलूंगा आपको आर्टिकल 17 की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।